हे गाइस हाय। सो लास्ट क्लास हमने क्या कर लिया था, वी अंडरस्टूड कि वेल इनसाइड द ओवरी अ स्ट्रक्चर विल कम आउट दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकलेगा। ये स्टॉक बनाएगा आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से एक मास ऑफ टिश्यू निकलेगा दैट विल बी न्यूसेलस। उसी न्यूसेलस के साइड से दो इंटेग्यूमेंट्स निकलेंगे जो उसे कवर कर रहे होंगे, है ना। और एक न्यूसेलस सेल डिफरेंशिएट होगा मेगास्पोर मदर सेल में। ये डिफरेंशिएटिंग सेल एपिडर्मिस के ठीक नीचे टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइल एंड होगा। माइक्रोपाइल एंड मतलब जहाँ पे इन फ्यूचर दिस इंटेग्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू कवर दी ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो न्यूसेलस है यही आगे जाके आपका ओव्यूल को बनाना है। इसी को आगे जाके ओव्यूल बनाना है। तो जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करेंगे, वेयर द इंटेग्यूमेंट्स विल नॉट कवर द ओव्यूल, वो वाले एरिया के ठीक नीचे एक सेल बनेगा जो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डिवाइड करेगा। मेगास्पोर 4 बनाएगा, बट 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करेंगे और बाकी 3 मर जाएंगे। हमने बोला था कि ऐसा तरह का डेवलपमेंट जहाँ सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और पॉलीगोनो। और हमने इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है। एनाट्रोपस ओव्यूल सिंपली मीन्स कि आपका पूरा ओव्यूल 180 डिग्री टर्न होकर नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, तो वी ऑलरेडी डिड दिस। अब हमें कहानी को आगे लेके जाना है कि हमारा मेगास्पोर बन चुका है और हम एक बार दोबारा याद कर लेंगे कि प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, विच मीन्स स्पोरोफाइट मियोसिस करके बनाएगा स्पोर। एक बार स्पोर बन गया तो ये माइटोसिस बन के करके बनाएगा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट फिर माइटोसिस करके बनाएगा गैमीट। राइट, ये बेसिक आइडिया है जिसको हम ऑलरेडी याद रखते हैं और इसी चीज़ को अगर ये लॉजिक क्लियर है तो सब कुछ क्लियर होता है। ओके, सो हमारा स्पोर बन चुका है, अब हमें बनाना है गैमीटोफाइट। अब देखो, ये तो हमने देख लिया था प्लांट के डिस्कशन में कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है और पॉलन ग्रेन बेस्ट केस सिनेरियो में कितना सेल हो सकता है? 3 सेल, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव, और जनरेटिव सेल 2 डिवाइड करके बना लेगा 2 मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट्स। ठीक, सो उसी तरह आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट होगा ये कोई बड़ा भारी स्ट्रक्चर नहीं होने वाला। ये एक छोटा स्ट्रक्चर होने वाला है जो इस न्यूसेलस को फीड करके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, सो हमारी कहानी शुरुआत होगी इसी मेगास्पोर से। अब इस मेगास्पोर में क्या होगा? सबसे पहले अंदर एक डिवीजन होगा, एक माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे 2 सेल बनेंगे और दो न्यूक्लियाई, सेल नहीं न्यूक्लियाई बनेंगे। और इस 2 न्यूक्लियाई को हम 2 सेपरेट एंड्स की तरफ पुश करना शुरू करेंगे। कैसे? एक वैक्यूल है जो इसे इनलार्ज करेगा। ओके, याद रखना दिस इज स्टिल अ सिंगल सेल, ये अभी भी एक ही सेल है, लेकिन ये एक सेल के अंदर एक कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। अब ये 2 न्यूक्लियाई फिर से एक बार माइटोसिस डिवाइड करेंगे। अब फिर से एक बार माइटोसिस करेंगे तो 1 से 2 बन गए, है ना। अब 2 से 4 बनेंगे। राइट, सो एट द एंड मेरे पास टोटल 8 न्यूक्लियाई इनसाइड अ सिंगल सेल बन गया। ओके, एक मेगास्पोर न्यूक्लियस, एक मेगास्पोर सेल के अंदर एक डिवीजन से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो टोटल कितने डिविजन्स हो गए? 3 माइटोटिक डिवीजन। 3 माइटोटिक डिवीजन के कारण एट द एंड मेरे पास कितने न्यूक्लियाई हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई। बट ये 8 न्यूक्लियाई जो है ना, 2 ऑपोजिट एंड्स पे हैं। तो क्या होता है, एक न्यूक्लियाई दोनों पोर से एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ माइग्रेट होगा। आप देख सकते हो एक एक न्यूक्लियाई दोनों पोर से, दोनों पोल से, पोल मतलब एंड से सेंटर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि वो पोल से सेंटर की तरफ आया है तो उसका नाम दे देंगे हम पोलार न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये हो गए हमारे 2 पोलार न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, आप देखो हर एक न्यूक्लियाई के अंदर एक डार्क स्पॉट है, ये दिख रहा है। ये डार्क स्पॉट
न्यूक्लियोलस है, ये खुद न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, हर एक न्यूक्लियाई के अंदर आपको ये डार्क स्पॉट दिख रहा है, दीज डार्क स्पॉट्स आर न्यूक्लियोलस। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। कूल। सो मेरा इम्ब्रियो सैक अभी एक 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, 2 न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आए, उन न्यूक्लियाई को बोला पोलार न्यूक्लियाई। ओके, क्यों? क्योंकि वो पोल से आए थे। अब ऊपर बचे 3 न्यूक्लियाई ने अपना अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल गैदर किया और बना लिया एंटीपोडल्स। ठीक, ऊपर ऊपर मतलब चलाजल एंड। चलाजल एंड क्या था? माइक्रोपाइल का उल्टा। माइक्रोपाइल क्या था? जहां पे इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं कर रहे थे। ओके, सो 3 सेल्स ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स में डिफरेंशिएट हुए और 3 सेल नीचे की तरफ एग एपैरेटस बना रहे हैं। क्या होता है एग एपैरेटस? एग एपैरेटस में एक एग सेल होगा, द फीमेल गैमीट, एंड दैट विल बी हेल्प्ड बाय सराउंडेड बाय 2 सेल्स जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। अब देखो, इन सारे सेल्स का काम है अपना अपना। ये जो 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, ये 10 क्यों नहीं हुए? 3 ही पे क्यों रह गए? क्योंकि 3 का काम काफ़ी है। एंटीपोडल्स शुरुआत में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, सिनर्जिड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेंगे जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा। पॉलन को बोलेगा कि भाई मेरी तरफ ग्रो करो, इधर से रास्ता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो, आपको याद होना चाहिए कि दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे इंटेग्यूमेंट्स आपके ओव्यूल को कवर नहीं करते, तो यहां से एंट्री बहुत आसान है। ठीक है, सो इस एंट्री को गाइड करने के लिए सिनर्जिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, सो 3 न्यूक्लियाई ऊपर के 3 एंटीपोडल्स बन गए, 3 न्यूक्लियाई नीचे के कुछ इस तरह से बने, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल। सो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5 और एक बन गया हमारा एग सेल। अब ये जो सेंटर वाला सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यही सेल कहलाएगा सेंट्रल सेल। अब मैं चाहता हूं कि आप सारे सेल्स को काउंट कीजिए। 3 एंटीपोडल्स, 3 सेल्स एग एपैरेटस के, अनदर 3, एक सेंट्रल सेल का, तो हो गए कितने? 7। सो 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, और फीमेल गेमिटोफाइट को हम नाम देते हैं इम्ब्रियो सैक। क्यों? इसके अंदर इम्ब्रियो डेवलप होने वाला है। ओके, और इम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी क्या है? इट्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लियाई आर इनसाइड 7 डिफरेंट सेल्स, नॉट 8, 7 डिफरेंट सेल्स। ठीक, अब सिनर्जिड्स के सेल वॉल से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उसको आप कहते हो फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम क्या है, अभी हम सून देखेंगे कि सिनर्जिड्स के साथ मिलके ये कीमो अट्रैक्टेंट्स को रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कीमो अट्रैक्टेंट्स केमिकल्स हैं जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। किस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे? पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ ग्रो करने के लिए सिग्नल देंगे कि भाई मैं यहाँ हूँ, ग्रो टुवर्ड्स मी। ग्रोथ, नॉट मूवमेंट, ग्रोथ। और ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा ह्यूमन स्पर्म में एंड प्लांट मेल गैमीट्स में। प्लांट मेल गैमीट को कैरी करने वाला पॉलन ट्यूब कीमोट्रोपिज्म दिखाता है। ट्रोपिज्म यानी ग्रोथ, कीमो टुवर्ड्स द केमिकल। अगर लाइट की तरफ ग्रोथ होता तो फोटोट्रोपिज्म बोलते, केमिकल की तरफ ग्रोथ हो रहा है तो कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। अब अगर केमिकल की तरफ कोई चीज मूव कर जाए तो उसको कीमोटैक्सिस बोलेंगे। टैक्सिस मूवमेंट, कीमो टुवर्ड्स अ केमिकल। जो यूटेरस में जब स्पर्म मूव कर रहा होता है तो वो oocyte, जो एग रिलीज हुआ है फीमेल ओवरी के द्वारा, उसकी तरफ मूव करता है। पूरा का पूरा स्पर्म मूव कर रहा है टुवर्ड्स द केमिकल्स सिक्रीटेड बाय द oocyte।
So sperm shows chemotaxis, pollen tube shows chemotropism. अब इसी को मिला के कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? स्पर्म शोज डैश एंड प्लांट्स pollen ट्यूब शोज डैश. ऑप्शन में क्या होगा? कीमोटैक्सिस, कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, कीमोटैक्सिस, कीमोनास्टिक, कीमोट्रोपिज्म, कीमोटैक्सिस, कीमोनास्टिक. अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिला के देंगे और आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड. ठीक, इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करना है. ओके, नाउ अब हमारा एपरेटस, एम्ब्रियो सैक का एपरेटस रेडी है. जब पॉलन ट्यूब लैंड होगा तब उसको बुलावा भेज, पहले चेक होगी, सिक्योरिटी चेक होगा कि हाँ मेरा ही स्पीशीज है. और वंस दैट चेक इज वैलिडेटेड, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम ओके दे देंगे. अब वो ग्रोथ कैसे होगी, कैसे सिक्योरिटी चेक करेंगे, पॉलन ट्यूब को जो सिग्नल जा रहा है तो पॉलन ट्यूब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब हम चीज़ देखेंगे फर्टिलाइजेशन में. ठीक, अभी तक हमने क्या कर लिया? मेगा गेमिटोजेनेसिस कर लिया कि जो मेगा गेमीट है, ये जो एग सेल है, ये कैसे बना? 3 साइमल्टेनियस और वन आफ्टर द अदर माइटोटिक डिवीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ 3 माइटोटिक डिवीजन. ठीक, नाउ आगे डबल फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन पढ़ने के पहले हमें पॉलिनेशन पढ़ना है. क्यों पॉलिनेशन पढ़ना है? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मेल गैमीट कैरियर पॉलन ग्रेन है वो फीमेल गैमीट कैरियर एम्ब्रियो सैक के पास कैसे पहुंचेगा. इसलिए पहले हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ओके, सो इन द सेम वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन इज अनदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है. एंड पॉलिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेल गैमीट स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पे डिलीवर होता है. स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल क्या हुआ? अगर आपको याद हो, पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. जो ऊपर वाला बल्बस पार्ट था उसी को स्टिग्मा बोला था. तो स्टिग्मा पे पॉलन का जो डिलीवरी है उसको बोल देंगे कि पॉलिनेशन हो रहा है. अब पॉलिनेशन 3 तरह के हो सकते हैं, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी. अब ऑटोगैमी को डिटेल में पढ़ने के पहले एक बार टाइप्स का फ़र्क समझ लो. अगर टाइप्स का फ़र्क समझ लिया तो बहुत इजी है, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं बेटा. तो अगर ये फ़र्क क्लियर है तो आगे सब कुछ क्लियर होगा. अब देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी अगर विद इन द सेम फ्लावर पॉलिनेशन हो रहा है. सेम फ्लावर मतलब उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन उड़ा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो गया. पॉलन फ्रॉम द एंथर, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज ऑटोगैमी. खुद ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो गया. अगर ऐसा होता है तो ऑटोगैमी कहलाता है. बट ऐसा होना और ऐसा सक्सेसफुली होने में फ़र्क है. देखो, पॉलन अगर उड़ के आ गया तो अच्छी बात है, बट सेम वे प्लांट को भी इस तरह का पॉलिनेशन अलाउ करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज इट हैपेंड डजंट मीन इट विल कम टू फ्रूटिशन. जस्ट बिकॉज मैंने किताब लेके बैठ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हाँ मैंने पढ़ाई भी की. तो पॉलन का ट्रांसफ़र हो गया, अच्छी बात है, बट इट शुड बी अ फ्रूटफुल ट्रांसफ़र. बोले तो कि ऐसा ना हो कि आ गया और रिजेक्ट हो जाए. सो देर आर मैकेनिज्म्स विच अलाउ ऑटोगैमी, देर आर मैकेनिज्म्स विच डिसअलाउ ऑटोगैमी. दोनों चीज़ें होती हैं. ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, समझेंगे. बट एक रिक्वायरमेंट है ऑटोगैमी होने की, और रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, सिनक्रोनी होनी चाहिए. क्रोन कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडिकेट्स टॉक्स अबाउट टाइम. सिन मतलब सेम. सेम टाइम पे पॉलन को रप्चर कर, पॉलन का रिलीज होना चाहिए एंथर के रप्चर से, और सेम टाइम पे स्टिग्मा को भी रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ अब आई कैन टेक द न्यू गैमीट. ठीक, सो अगर सिनक्रोनी हुआ तभी जाके सेम टाइम पे रिलीज होगा और सेम टाइम पे बात बनेगी. कूल है. अब समझते हैं व्हाट इज जीटोनोगैमी. जीटोनोगैमी वंस अगेन इज विद इन द सेम प्लांट, बट 2 फूलों के बीच में, फूल नंबर 1, फूल नंबर 2, एंड बाय फूल आई मीन्स फ्लावर. एक फ्लावर के एंथर से
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बट विद इन द सेम प्लांट, दैट इज जीटोनोगैमी। यहाँ भी दोनों में सेम समय पे रिसेप्टिविटी आनी चाहिए, अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। फाइनली आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा तक बट ऑन अ डिफरेंट प्लांट बॉडी। जीनो का मतलब होता है फॉरेन, बाहर का। तो जब दो प्लांट इंडिविजुअल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज जीनोगैमी। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, जीटोनोगैमी, सॉरी मैं मिक्स कर दिया। जीनोगैमी दो प्लांट, जीटोनोगैमी सेम प्लांट बट दो फ्लावर, ऑटोगैमी सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में। अब देखो यहाँ पे ये तो थे टेक्निकल वर्ड्स। अब क्या होता है, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। कॉमन वर्ड्स क्या है? जेनेटिकली सेल्फ, फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली सेल्फ। जेनेटिकली सेल्फ का मतलब है जेनेटिक क्या इंस्ट्रक्शन, क्या जेनेटिकली वो दो इंडिविजुअल अलग थे या सेम थे। जब फ्लावर एक्सचेंज हो गया तो वो फंक्शनली क्रॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनली वो कोई ना कोई पॉलिनेटर का इस्तेमाल करेगा, हवा, पानी, मे बी एक्टिव पॉलिनेटर लाइक इंसेक्ट। तो फंक्शनली जीटोनोगैमी इज क्रॉस। फंक्शनली क्यों? दो फ्लावर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक अच्छा पॉलिनेटर का भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन जेनेटिकली इट इज सेल्फ। जेनेटिकली सेल्फ क्यों बोला? फॉर अ सिंपल रीजन, जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ द फ्लावर ऊपर एंड द फ्लावर नीचे इज गोइंग टू बी द सेम। कोई फर्क नहीं होने वाला वहां पे, है ना। तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ बट फंक्शनली इट इज क्रॉस। जीनोगैमी इज जेनेटिकली एंड फंक्शनली दोनों क्रॉस। ठीक है, जेनेटिकली भी क्रॉस है, फंक्शनली भी क्रॉस है। ओके, सो अब जहां भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है फंक्शनली, वहां कोई ना कोई एजेंट्स का पॉलिनेशन जरूर होगा। ठीक। एंड अगर डायोशियस स्पीशीज है, हमने ऑलरेडी शुरू में देखा था टाइप्स ऑफ फ्लावर। मोनोशियस एक तरह के स्पीशीज वाला प्लांट, डायोशियस दो तरह के स्पीशीज वाला प्लांट। दो तरह के स्पीशीज मतलब एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास स्टैमिनेट फ्लावर होगा, एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे। सो डायोशियस स्पीशीज के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। मोनोशियस स्पीशीज सेम टाइप के प्लांट में जीटोनोगैमी भी हो सकता है और ऑटोगैमी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मोनोशियस इंडिविजुअल है तो मोनोशियस दो तरह के हो सकते हैं, ईदर दे हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर और दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बट ऑन सेम प्लांट बॉडी। अगर सेम प्लांट बॉडी पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑल यू नीड टू डू, अगर सेम प्लांट बॉडी पे है तो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करा दो। ठीक। सो जीनोगैमी होने के लिए डायोसी जरूरी है, बट ऑटोगैमी होने के लिए ऑटोगैमी होने के लिए मोनोसी भी चलेगा और डायोसी तो बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक। ऑटोगैमी के लिए मोनोसी होना ही चाहिए और जीटोनोगैमी के लिए मोनोसी भी होना ही चाहिए। ओके, अब इसी को एजर्शन रीजन बना के देंगे। फॉर जीटोनोगैमी टू अकर मोनोसी इज इंपॉर्टेंट। वाई? अगर डायोसी हो गया तो जीनोगैमी हो जाएगा, बट जीटोनोगैमी में अगर मोनोसी है तो डिफरेंट फ्लावर स्टिग्मा और पिस्टिलेट, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स के बीच में बिल्कुल पॉलिनेशन हो सकता है। अगर लॉजिक क्लियर है तो हम सेंटेंसेस से आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, लॉजिक क्लियर नहीं है तो सेंटेंसेस से आपको कंफ्यूज कर पाएंगे। अब ऑटोगैमी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। अब ऑटोगैमी क्या है हम समझ चुके हैं। अब ऑटोगैमी में एक फायदा है, मुझे पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जो अच्छी बात है। अगर पॉलिनेटर के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मौसम कैसा भी हो, तितलियों को खाना मिला नहीं मिला, कितनी तितलियाँ हैं, क्या वो रिप्रोडक्शन कर रही हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी मैं इन्वायरमेंटली बहुत सेफ हूँ। आई होप दैट यू अग्री विद दिस। सो ऑटोगैमी इज इंडीड एडवांटेजियस, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है ऑटोगैमी में, तो
तो चांसेस ऑफ वेरिएशन बहुत कम होते हैं। बट प्लांट्स भी बड़े चतुर हैं। वो बोलते हैं कि देखो मैं ऐसा करूँगा, मैं कुछ फ्लावर्स ऐसे बनाऊंगा कि वो ऑटोगेमी तो कर ही ले, कि वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा रिप्रोडक्शन रुके नहीं, लेकिन मैं कुछ फ्लावर्स ऐसे बनाऊंगा जहां पे आपका जीनोगैमी होने के चांसेस हों। प्लांट की स्ट्रैटेजी है। ओके, नाउ अब ऑटोगैमी इंश्योर करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मतलब गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड। फ्लावर बड स्टेज में ही पॉलिनेट कर जाते हैं, कभी खुलेंगे नहीं। अगर फ्लावर कभी खुला ही नहीं तो पॉलिनेशन का तो फर्क ही सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अब ऐसे फ्लावर्स कहाँ होंगे? तो वायोला में कुछ फ्लावर्स आपके ज़मीन के अंदर होते हैं और ये फ्लावर्स कभी भी नहीं खुलते, ये हमेशा बड स्टेज में रहते हैं। एंड बिकॉज ये बड स्टेज में रहते हैं, क्या होगा? हमेशा क्लिस्टोगैमी होगी। क्लियर? सो व्हाई विल देयर बी क्लिस्टोगैमी हियर? क्योंकि ये फ्लावर कभी नहीं खुलने वाले, कभी खुलेंगे नहीं, तो ऑटोगैमी ही हो सकता है और ऑटोगैमी हो ही जाएगा। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो चांस ऑफ एनी पॉलन बीइंग वेस्टेड। ओके, सो कौन कौन से ऑटोगैमी स्पीशीज हैं जो क्लिस्टोगैमी जैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं? वायोला, जिसको कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, ओक्सैलिस एंड कोमेलिना। आपको ये तीनों एग्जांपल्स याद होना चाहिए, वायोला, ओक्सैलिस, कोमेलिना। सो इसमें एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ फ्लावर्स इसमें क्लिस्टोगैमस होंगे, कुछ फ्लावर्स चैस्मोगैमस होंगे। चैज्म मतलब ब्रेक, गड्ढा, ओपनिंग। चैस्मोगैमस फ्लावर खुलते हैं और वो सॉइल के ऊपर रहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी नहीं खुलते और वो सॉइल के नीचे रहते हैं। तो होगा क्या? पहले ही क्लिस्टोगैमस फ्लावर ने अपना मेटिंग कर लिया होगा, बट थोड़े समय बाद चैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होंगे एंड वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ करेंगे। विंड, वाटर, एनिमल्स, इनके थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। इससे क्या है कि मैं कुछ सीड्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, और कुछ सीड्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें वेरिएशन बहुत कम होगा क्योंकि ऑटोगैमी से हुआ है। ठीक? सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे आर इनहेरेंटली ऑटोगेमस, यानी उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन चैस्मोगैमस फ्लावर में देयर इज वेरी वेरी हाईली चांस कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है? सो क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है? कुछ भी हो जाए, सीड तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। चैस्मोगैमी में सीड बन सकता है और सीड नहीं बन सकता है। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि क्लिस्टोगैमी बहुत एडवांटेजियस है। क्यों? बिल्कुल सही बात है कि सीड सेट तो होगा, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज क्या है? कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन वुड बी लेस। क्यों? हम एक ही फ्लावर के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है? और ये वेरिएशन के लिए का इतना क्या ज़रूरत है? क्योंकि वेरिएशन से ही आप इवॉल्व कर सकते हो। अगर कल को एनवायरनमेंट बदला तो आपके पास नए कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स होने चाहिए जिससे आप उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सको। और ये होने के चांसेस क्लिस्टोगैमी में कम है क्योंकि फ्लावर कभी खुला ही नहीं, उसका जेनेटिक मॉडल आपस में ही मिल रहा है। ठीक? अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है क्लिस्टोगैमी होने का? कि देखो यार, आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कोई अगर हार्मफुल ट्रेट है तो देर इज अ चांस कि वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, और अगर ऐसा हार्मफुल ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो प्लांट तो बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? सो दैट इज वाई क्लिस्टोगैमी शुरू में एडवांटेजियस लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, पॉलिनेटर डिपेंडेंसी चली गई, वेदर डिपेंडेंसी चली गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट डीप डाउन देखा जाए तो एक अमाउंट ऑफ वेरिएशन रिड्यूस हुआ और उसके वजह से हार्मफुल अलील हो सकता है इकट्ठा हो जाएं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ठीक? सो दिस इज वेयर वी आर स्टॉपिंग। नेक्स्ट में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक। एजेंट्स पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पॉलिनेशन का, एंड विल ट्राई टू कवर कि जब हमें ऑटोगैमी नहीं चाहिए तो हम ऐसा क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू टू अवॉइड
ऑटोगैमी एंड इंश्योर कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसी तरह का हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।